गाइस, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी या पावरफुल कंपनी कौन सी है? तो आप लोगों में से अक्सर ये कहेंगे कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, या फिर एलन मस्क टेस्ला के सीईओ, या फिर जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ, या फिर मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के ओनर। यकीनन आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप सोचते हैं, हकीकत इससे बरअक्स है। दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी है ब्लैक रॉक, और सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स हैं लैरी फिंक, जो कि इस कंपनी के ओनर और सीईओ हैं। ब्लैक रॉक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ऑलमोस्ट दुनिया की मेजर कंपनीज को कंट्रोल करती है। अकेली सिर्फ ये एक कंपनी ब्लैक रॉक की नेट वर्थ है $9.5 ट्रिलियन, और इसके एसेट्स की मालियत दुनिया के 2 कंट्रीज के अलावा तमाम कंट्रीज के असासों से ज्यादा है। $9.5 ट्रिलियन ये इतने ज्यादा एसेट्स हैं कि इसका सिर्फ 1% होता है $95 बिलियन। और आप ये अंदाजा लगा लें कि पूरे अमेरिका की टोटल जीडीपी, जिस पर पूरा अमेरिका चलता है, इसका आधा पैसा तो सिर्फ इस कंपनी के पास है। और पाकिस्तान जैसे पूरे मुल्क की टोटल जीडीपी है $348 बिलियन। और तो और इनके पास पूरे इंडिया की टोटल जीडीपी से 3 गुना ज्यादा एसेट्स हैं। ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के कई बैंक्स और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज और काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज में है, और दुनिया के 10% ट्रेड स्टॉक्स इस कंपनी के अंडर ही आते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की टॉप कंट्रीज की हुकूमतें भी इनकी मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकती। आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में होने वाली जंगें और क्राइसिस में भी इसी कंपनी का हाथ होता है। पूरी दुनिया में हालात जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, इस कंपनी को हमेशा फायदा ही होता है। इसके अलावा लग्जरी कार से लेकर मोबाइल फोन्स तक, गन्स और मिसाइल से लेकर पेन की निब तक, हर इंडस्ट्री में इसका शेयर है। ये कंपनी कई मुल्कों में ऑपरेट करती है और 100+ कंट्रीज इसके क्लाइंट्स हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अगर ये कंपनी ब्लैक रॉक एक कंट्री होता तो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होता। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेज़न और फोर्ड जैसी कंपनीज में इसके शेयर्स हैं। इतना ही नहीं, इंडिया में पेटीएम और पाइन लैब जैसी इंडस्ट्रीज में भी ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान, जो दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है, इसमें ये कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। ये कंपनी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड करती है। तो गाइस, आइए अब मजीद जानते हैं कि इस कंपनी और इसके सीईओ लैरी फिंक के बारे में कि इतनी ज्यादा प्रोग्रेस इन्होंने कैसे की। लैरी फिंक, जो कि इस दुनिया के इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स हैं, इनकी पैदाइश कैलिफोर्निया के एक अमीर खानदान में 2 नवंबर 1952 में एक जूइश फैमिली में हुई। लैरी फिंक ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया था, और लैरी को पावर का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में स्टडी की। लेकिन वो एक समझदार और ज़हीन इंसान थे। उन्हें इस चीज का एहसास हो गया था कि असल पावर तो पैसे में है। लैरी ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में फर्स्ट बोस्टन नाम के इन्वेस्टमेंट बैंक से स्टार्ट की। 1986 तक लैरी इस बैंक में काफी सक्सेसफुल रहे, मगर 1988 में लैरी फिंक ही की वजह से इस बैंक को $90 मिलियन का नुकसान हुआ, और इसी वजह से ही बैंक नीलाम हो गया, और इस बैंक को खरीदा क्रेडिट सुइस ने। लैरी की जॉब खत्म हो चुकी थी, मगर यहीं से लैरी की जिंदगी में तरक्की का आगाज हुआ, और एक ऐसी कंपनी बनाने का मोटिवेशन मिला जो क्लाइंट्स को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताए। और लैरी ने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलने की ठान ली, और अपने करीबी बनाए हुए सोशल नेटवर्क के लोगों से कांटेक्ट किया, और 7 लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसमें से इन 7 लोगों के नाम हैं बेन गोलब, रॉबर्ट कपीटो, बारबरा नोविक, कीट एंडरसन, सूजन वैगनर, ह्यूज फ्रेटर, और लैरी के सबसे खास राल्फ स्कोल्स्टेन। ये सब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिनिमम रिस्क के साथ बॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलना चाहते थे। इन्हें कंपनी चलाने के लिए और क्लाइंट्स इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए इन्हें इन्वेस्टर्स चाहिए थे। तो फिर लैरी ने अपने सोर्सेज से बहुत जल्द 2 अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढ लिए, जिनके नाम थे पीट पेटरसन और स्टीव शावर्समैन। ये दोनों बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, और इनकी कंपनी ब्लैकस्टोन उस टाइम बहुत नाम कमा रही थी। उन्होंने लैरी के प्लान को सुनते हुए लैरी को 50% इक्विटी पे $5 मिलियन दिए, और इसका नाम रखा गया ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी। लैरी फिंक ने दिल लगाकर मेहनत की। लैरी फिंक ने अपने एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी बनाई, जिस टेक्नोलॉजी से आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सके, और इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में अलादीन। इस टेक्नोलॉजी के
लिए इन्होंने $20,000 लगाए और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था, और इसी में अलादीन सॉफ्टवेयर्स के कोड लिखे गए। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार थी, और इसी वजह से ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी को बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा बिजनेस मिला, और एज अ रिजल्ट कंपनी प्रॉफिट में गई, और सिर्फ एक ही साल में इस कंपनी के एसेट्स $5 मिलियन से बढ़कर $2.7 बिलियन पर पहुंच गए। लैरी फिंक और उसके ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 60% कर दी, और ब्लैकस्टोन ग्रुप के पास सिर्फ 40% ही रह गया। मेजॉरिटी ओनरशिप आते ही फर्म ने अपना नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख लिया, और 1992 तक ब्लैक रॉक कंपनी के एसेट्स $17 बिलियन पर पहुंच गए, और 6 सालों के अंदर अंदर ही इसमें 150 एम्प्लॉइज काम करने लगे। बॉन्ड मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, और उन्होंने पेंशन प्लान भी मुतारफ करा दिया था, जिसकी वजह से लोग इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और ब्लैकस्टोन को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से लैरी को ये एहसास हो गया कि अब मजीद ब्लैकस्टोन के साथ नहीं चला जा सकता, और उन्होंने अपनी कंपनी ब्लैक रॉक अलग कर ली। 1994 में इस कंपनी ब्लैक रॉक के एसेट्स $53 बिलियन पर पहुंच गए। ब्लैकस्टोन और लैरी फिंक में इख्तलाफात बढ़ने की वजह से दोनों अलग हो गए थे, और फिर ब्लैक रॉक कंपनी 1999 में एक पब्लिक कंपनी बन गई, और ब्लैक रॉक ने शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया, और इसका प्राइस $14 रखा गया। आईपीओ तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस साल के आखिर तक इनके पास $165 बिलियन का एसेट था। ये कंपनी हर तरह के एसेट्स मैनेज कर रही थी। ब्लैक रॉक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब .com बबल बर्स्ट हुआ। पूरी दुनिया में और खास तौर पर अमेरिका में इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने लगे। अब इन्वेस्टर्स एक रिलायबल कंपनी ढूंढने लगे थे जहां वो अपना पैसा लगा सकें, और ब्लैक रॉक से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं था। अब ब्लैक रॉक को क्लाइंट्स ढूंढने नहीं पड़ रहे थे, बल्कि इन्वेस्टर्स खुद उनके पास आकर इन्वेस्टमेंट करते थे। ब्लैक रॉक ने अपना अलादीन सिस्टम लॉन्च किया, SSRM को खरीदा, और 2009 में ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। 2014 में ब्लैक रॉक के एसेट्स $4 ट्रिलियन तक पहुंच गए, और अप्रैल 2017 में जब इस कंपनी ने आई शेयर्स को खरीदा, जिसकी नेट वर्थ उस वक्त $1.4 ट्रिलियन थी, तो ब्लैक रॉक मजीद आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। ब्लैक रॉक को आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये दुनिया को चलाने वाली कंपनी है? तो एक चीज को समझें, हम सब जानते हैं कि डेली रूटीन लाइफ में जो भी सामान हम खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई ट्रैवल हो, ये सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए चल रहा होता है, और इसमें काफी ज्यादा ब्रांड्स एक ही कंपनी के होते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिको पास इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम यूज करते हैं। सेम यही हाल नेस्ले ग्रुप और कोका कोला, यूनिलीवर और भी कुछ बड़ी कंपनीज का है। यानी छोटे छोटे हजारों ब्रांड्स एक पेरेंट कंपनी के अंडर होते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में मोनोपोली रखती हैं, और ये पब्लिकली ट्रेड होती हैं, और इन्हें बोर्ड ऑफ मेंबर चलाते हैं। और इसमें हैरानकुन और मजे की बात यह है कि दुनिया की तकरीबन हर ऐसी बड़ी पेरेंट कंपनी में 2 ग्रुप्स के नाम जरूर आते हैं, और वो 2 नाम हैं वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ब्लैक रॉक कितनी पावरफुल कंपनी है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक से एक बार CNBC में इंटरव्यू देते हुए पूछा गया कि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हैं? उन्होंने ये सवाल यह कहकर टाल दिया कि मैं अपने आप को पावरफुल नहीं समझता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक रॉक और लैरी फिंक इतने ही पॉपुलर हैं, तो हर कोई इनके नाम को क्यों नहीं जानता? इसके पीछे भी ये खुद ही हैं। ये जानबूझकर अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हैं और लाइमलाइट से बचा कर रखते हैं। देयर इज अ पावर इन एनोनिमिटी। कोई न्यूज चैनल या मीडिया हाउस इनकी न्यूज या कोई खबर नहीं दिखाते, क्योंकि तकरीबन हर बड़े मीडिया हाउस के बड़े शेयर होल्डर्स तो ये खुद ही हैं। दुनिया की 90% मीडिया हाउसेज में इनके शेयर्स हैं। एक और हैरानकुन और मजे की बात यह भी है कि चाइना जैसा पावरफुल कंट्री, जहां वो किसी बाहर की कंपनी को घुसने नहीं देते और अपनी गवर्नमेंट की कोई भी खबर किसी को जल्दी नहीं बताते, उस कंट्री की गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड्स को भी ब्लैक रॉक ही मैनेज करता है। तो गाइस, अब आपको पता चला कि ब्लैक रॉक और उसके सीईओ लैरी फिंक कितने पावरफुल हैं।
اور तो और अब तो ब्लैक रॉक क्रिप्टो करेंसी में भी दाखिल हो रही है और उसने बिटकॉइन के ETF के लिए यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से अप्रूवल मांग रखी है। आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ये ETF अब भला क्या चीज है? तो ETF कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को। इसमें पैसे को पूल करके लाया जाता है और उसके बाद किसी एसेट में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट फर्म होती है जो लोगों का पैसा और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देती है। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करती है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ETF के बारे में जरूर पता होगा। तो ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए फाइल किया है और SEC ने ब्लैक रॉक की एप्लीकेशंस को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं वो कंप्लीट नहीं है और ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन आधी अधूरी है। जबकि ब्लैक रॉक पूरी कोशिश कर रही है कि SEC की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करे और फिर ब्लैक रॉक ने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा फाइल करके अप्लाई किया है और अपने सिविलियन पार्टनर कॉइनबेस एक्सचेंज को शो कर दिया है। कॉइनबेस एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है। SEC ने ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन इसलिए भी रिजेक्ट की थी कि उनको ये खदशा था कि अगर क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन में कोई मैनिपुलेशन हुई तो उसका डाटा कहां से लिया जाएगा। तो फिर ऐसे में ब्लैक रॉक ने कॉइनबेस का नाम मेंशन कर दिया। तो अब अगर ब्लैक रॉक को यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से अप्रूवल मिल गया तो बिटकॉइन की प्राइस आसमानों की बुलंदियों को छूने लगेगी और कुछ पता नहीं कि बिटकॉइन किस प्राइस तक चला जाए। तो गाइस आइए अब हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक रॉक को किन वजूहात की बिना पर क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे कि ब्लैक रॉक के स्टेक्स ऐसी बहुत सारी कंपनीज में भी हैं जो फॉसिल फ्यूल्स का बिजनेस करती हैं और साथ ही साथ उन कंपनीज में भी ब्लैक रॉक इन्वेस्ट कर रही है जो क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह मानी जाती हैं। इसके अलावा ब्लैक रॉक गर्ल्स मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना पैसा लगाती है जिसकी वजह से 2018 में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने में आया था। साथ ही साथ ब्लैक रॉक ने उन चाइनीज कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर रखा था क्योंकि वो कंपनीज चाइना के शेंजियान सूबे में हो रहे हिंदू मुस्लिम की एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। गाइस ब्लैक रॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके स्टेक्स ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज में हैं सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की करेंसी आए रोज अप डाउन और ज्यादातर डाउनफॉल का ही शिकार रहती है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जबकि इंडिया में अगर एक हुकूमत आए तो वो 5 साल अपने पूरे करती है। तो इसी वजह से ब्लैक रॉक पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती। ब्लैक रॉक की एक इन्वेस्टर एमिली फ्लेचर से जब ये पूछा गया कि ब्लैक रॉक पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती तो उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान में करेंसी स्टेबल नहीं है और ऐसे में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो पाकिस्तान में ब्लैक रॉक को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। Are there any particular countries for those reasons that you just say actually we're going to leave for now? Yes, I mean, at the moment our view is on emerging markets. We're broadly positive with a couple of exceptions. And the exceptions for me at the moment would be the Philippines, would be Turkey, and would be Pakistan. Those are all countries that we are either avoiding or in some examples have shorts in our portfolio. For the reasons that we think that the economies are overheating or we think the currencies are substantially overvalued. And we think that those problems will manifest, in what happens in the equity market. And you will lose money when the currencies get very overheated in our markets and you do have a big devaluation, well, the equity market tends to be positively correlated and you lose money both on the currency and the equity market. So those at the moment are a big avoid for us. पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब 2019 में यूएस के विजिट पर गए तो उन्होंने लैरी फिंक से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का कहा। बट अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड-19 आ गया और फिर बाद में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई जैसा कि ब्लैक रॉक पहले ही कहता था। तो गाइस दुनिया की टोटल इकोनॉमी है 92 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब और इसमें एक ही बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक की 9.8 ट्रिलियन डॉलर के करीब एसेट्स हैं। तो गाइस हमने कोशिश की कि ब्लैक रॉक के बारे में आपको मुख्तसर बता सके। वैसे तो बहुत कुछ बताना बाकी था लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। मैं कोशिश करूंगा कि फिर दोबारा कभी ब्लैक रॉक के बारे में एक डेडिकेटेड और डिटेल वीडियो बना दूं। तो गाइस इस वीडियो में अगर आपको ब्लैक रॉक के बारे में कुछ समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वाचिंग क्रिप्टो आज तक।